So hello everyone, this is Parth Patel. Welcome to the channel and welcome to the vlog. Hope you are doing well. आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आपको कनाडा के रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा कि जो आपको करनी चाहिए और कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। सो 5 या 6 चीज़ें ऐसी है जो आपको उसमें से कुछ चीज़ें आप अप्लाई करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा इन फ्यूचर एंड लॉन्ग टर्म टू, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं करनी चाहिए, उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। सो आई होप कि ये वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और जो लास्ट में जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ वो चीज़ ऐसी है कि आप जो जनरल ओवरव्यू है वो जो पॉइंट का, वो लोग कहते हैं कि वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, बट मेरे ओपिनियन ये भी है कि वो चीज़ आप करो और ना भी करो तो दोनों ही आपके लिए अच्छा है। सो चलिए फिर शुरू करते हैं ये वाली अच्छी सी वीडियो। अब सबसे जो पहला पॉइंट है वो है रेंटल होम के बारे में, रेंटल रूम के बारे में। जैसे कि मेरी अगली वीडियो में आपने देखा होगा कि आपको कौन सा घर चूज़ करना चाहिए, कौन सी उसकी लोकेशन होनी चाहिए। अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो देखो। सो यहाँ पे मैं कहने वाला हूँ कि आप चलो मैं समझता हूँ कि आप जब स्टार्टिंग में आते हो तब बेसमेंट जो होता है वो काफ़ी सस्ता मिलता है आपको, बट अगर आपको नेचुरल लाइट पसंद हो, नेचुरल चीज़ें पसंद हो या फिर सनलाइट आपको पसंद हो तो आई वुड रिकमेंड कि आपको वो बेसमेंट स्टार्टिंग में अगर आप रेंट कर सकते हो, बट फॉर लाइक लॉन्ग टाइम आप रेंट ना करो तो ही अच्छा है। क्योंकि बेसमेंट में क्या होता है कि पहले तो ये चीज़ की आपको इतनी आदत नहीं होती। बेसमेंट में 24/7 आपको लाइट चालू ही रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप लाइट बंद करोगे तो आप दिन भी होगा बाहर तो भी अंदर वो अंधेरा, मतलब जो डार्कनेस है वो आ जाएगी, और वो चीज़ काफ़ी इफ़ेक्ट करती है मेंटली। क्योंकि जो सनलाइट है वो एक वन काइंड ऑफ, आप यहाँ कह लो कि सनलाइट यहाँ पे वैसे तो बहुत कम मिलते हैं, ड्यूरिंग समर से आपको सनलाइट आपको देखने को मिलती है, बट यहाँ पे विंटर में क्या होता है कि, और ख़ासकर बेसमेंट में सनलाइट आती ही नहीं है। कुछ बेसमेंट में तो विंडो भी नहीं होती, सो देर इज़ नो रूम फॉर सनलाइट। तो सनलाइट में रहना एक अच्छी चीज़ है। सो बेसमेंट आप ना प्रेफर करो तो वही अच्छा है। पूरा घर रेंट कर लो या फिर कोई ऐसा रूम आप रेंट करो जहाँ पे विंडो हो, जहाँ से सनलाइट अंदर आती हो। तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल सी है, बट वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। सो ये चीज़ ध्यान में रखना कि स्टार्टिंग में आप बेसमेंट रेंट कर सकते हो पैसे बचाने के लिए, बट आफ्टर सम टाइम यू हैव टू गो सम प्लेसेस कि वहाँ पे सनलाइट आती हो। ये चीज़ लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्ट करेगी। और जो दूसरा पॉइंट है वो है क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड। इंडिया में क्या होता था कि मैंने जस्ट क्रेडिट कार्ड कभी भी यूज़ नहीं किया था, उसकी मुझे ज़रा से भी आदत नहीं थी। बट यहाँ पे क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होता है। बट क्रेडिट कार्ड का ड्रॉबैक यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, बट उसको रीपे करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप रीपे नहीं करते हो तो आपको इंटरेस्ट के साथ रीपे करना होता है। उसकी जो टाइम लिमिट है उसके अंदर आप पे कर देते हो तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट होती है यहाँ पे, और ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट करेगा। क्योंकि जब भी आप आते हो तब एज सून एज आप जैसे ही आपका JSC अकाउंट आप एक्टिवेट कराते हो तो आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों मिलता है। सो स्टार्टिंग में क्या होता था कि मैं सिर्फ डेबिट कार्ड से ही सब कुछ पे करता था। डेबिट से ही मैं, जो मेरा वॉलेट है वो भी मैं उसमें मैं डेबिट कार्ड से ही सब कुछ पे करता था। कुछ भी बिल्स हो या फिर कहीं पे हम ग्रोसरी करने जाते हो, अगर मेरी पे करने की बारी आती थी तो मैं डेबिट कार्ड से ही पे कर रहा था। बट आफ्टर सम टाइम आई गॉट टू नो कि क्रेडिट कार्ड से पे करना इज़ मच मोर बेनिफिशियल। क्योंकि एक चीज़ है कि जब आप वो रीपे करते हो तो तब यहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज़ होता है। और क्रेडिट स्कोर इसलिए ज़रूरी है, जब भी आप कोई लोन अप्लाई करते हो, कार लोन है या फिर होम लोन है, तब ये क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है और अकॉर्डिंग टू दैट आपकी लोन पास होती है। सो ये जो चीज़ है वो आपको वेरी लॉन्ग टर्म में काम आएगी। क्योंकि क्या है कि क्रेडिट स्कोर ऐसा नहीं कि क्रेडिट आपने 3-4 बार क्रेडिट कार्ड यूज़ किया फिर उसका बिल पेमेंट आपने कर दिया टाइम टू टाइम तो आपका क्रेडिट स्कोर जल्दी से ऊपर आ गया। नहीं, ये चीज़ टाइम लेती है, काफ़ी टाइम लेती है। सो एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, और मोस्टली सारे लोग यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से ही पे करते हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल या फिर अनईजीनेस आ सकती है क्रेडिट कार्ड से बिल पे करना, फिर अगेन उसको रीपे करना। सो इसमें क्या होता है कि यहाँ की जो बैंक होती है उसमें एप्लीकेशन भी आती है कि आपको जो ऑटो पेमेंट है, ऑटो जो बिल पेमेंट है वो भी आप एक्टिवेट करवा सकते हो। सो उसकी जो टाइम लिमिट आप होती है 20 या 21 डेज़, उसके अंदर आपको रीपे करना होता है। अगर आप भूल भी जाते हो तो एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली आपके डेबिट में से क्रेडिट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उसकी भी कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इतनी चिंता करने वाली बात नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ है कि
आप खुद से याद करके बिल पेमेंट कर लो। आप एक रूटीन बना लो कि एवरी 15 डेज़ में आपको क्रेडिट कार्ड का जो बिल है, जो भी आपने क्रेडिट से पे किया है, वो आपको पे करना है, पे बैक करना है फ्रॉम द डेबिट। सो ये एक अच्छी चीज़ है, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत काम आएगी। अभी मेरे को सिर्फ यहाँ पे 1 साल से प्लस हो गया है, तो मैंने ये आदत अभी जस्ट डेवलप की है 3-4 महीने पहले, और ये लॉन्ग टर्म में यानी कि 6-7 साल बाद ये मुझे काम आएगी, या फिर 4-5 साल जब मुझे कुछ भी लेना होगा जिसके लिए मुझे बैंक से मनी बोरो करने होंगे, तब ये चीज़ें बहुत काम आएगी। सो आई होप कि जब भी आप आओ तो स्टार्टिंग में आप जब भी आप एक्टिवेट करवाते हो GIC, तो उसमें से GIC में उसमें से आप क्रेडिट कार्ड में से भी बिल पे करो। सो वो एक अच्छी चीज़ है। और अब जो मैं 2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है विंटर के रिलेटेड। अब पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं इंडिया में गुजरात से हूँ। मेरे लिए विंटर यानी कि 10 डिग्री 15 डिग्री यही विंटर हो गया। बट यहाँ पे राइट नाउ अभी 7 डिग्री है। जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो 10 डिग्री, बट जो ह्यूमन जो फील करता है वो है 7 डिग्री बिकॉज ऑफ विंड। अभी ये एक्चुअल चीज़ मेरे लिए तो एक इंडियन चीज़ के लिए ये एक विंटर ही हो गई, बट राइट नाउ इट्स फॉल। बट अगर कोर विंटर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे -10 -20 इट्स वेरी नॉर्मल टेम्परेचर। और उस टाइम पे अगर आप आते हो तो फॉर श्योर आप ऐसा मान के चलो कि आपको जो पहला घर है वही, उसमें ही आपको विंटर आपको पास ऑन करनी है। क्योंकि ड्यूरिंग द विंटर टाइम अगर आपकी सिचुएशन ऐसी आई कि आपको घर चेंज करना हुआ, तब क्या होगा कि आपके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं होगी या फिर कार नहीं होगी जिसमें आप अपना सारा कुछ सामान पैक करो या तो फिर सब कुछ मूव करो, क्योंकि वो वेरी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये चीज़ अगर आप खुद से एक्सपीरियंस करोगे तो तब आपको ज़्यादा पता चलेगा कि यहाँ पे विंटर टाइम्स में अगर आपको मूव करना हुआ तो कितनी सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें हो सकती है। फॉर श्योर कि अगर आप जब स्टार्टिंग में आते हो तब आपके पास इतना सामान नहीं होता, तो इतनी डिफ़िकल्टी मैं कह नहीं सकता। बट हाँ, ये ड्यूरिंग द विंटर टाइम अगर घर चेंज करना हुआ तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी अनोइंग। तो आप मेक श्योर कर लो कि आपको एक अच्छा सा घर मिले, और एटलीस्ट इतना तो मेक श्योर कर ही लो कि विंटर टाइम्स में आपको चेंज करना ना हो घर। और जो दूसरा पॉइंट है विंटर के रिलेटेड वो ये है कि जब भी आप जनवरी इंटेक में, विंटर इंटेक में जब आते हो, तब लोग कहते हैं कि आप इंडिया से या फिर आप कहीं से भी हो, आपकी होम कंट्रीज से इतने सारे क्लोथ्स या फिर इतने सारे विंटर क्लोथ्स ना लाओ। और इसमें मेरा ये ओपिनियन ये है, अगर आपको लाना पड़े तो लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में आपके जब आप आओगे तब आपको जैकेट्स है या फिर विंटर शूज़ है, उसमें आपको इतने सारे एक्सपेंस करने की इतनी इच्छा नहीं होगी। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा कि जब भी आप आते हो विंटर इंटेक में या फिर कोई भी इंटेक हो, आपको स्टार्टिंग में खर्चा करने की इतनी आदत नहीं होगी, आपको इतनी इच्छा ही नहीं होगी कि आप ये विंटर क्लोथ्स है, जैकेट्स है या फिर विंटर शूज़ है उसके लिए आप खर्चा करो। सो मैंने भी मेरे विंटर शूज़ और जो मेरा विंटर जैकेट है वो मैंने इंडिया से ही मंगाया था। दिल्ली में डीकैथलॉन है, वहाँ से मैंने पार्सल करवाया था। सो वो अभी भी यहाँ अच्छे से चल रहा है, ऐसी बात नहीं कि वो यहाँ पे काम नहीं आता। मैंने ऑलरेडी एक विंटर निकाल ली है और वो अच्छे से आराम से निकल गई है। बट मेरा एक सजेशन ये है कि अगर आपको जैकेट लेना हो सो वो लेना -20 या -20 या -15 डिग्री का। आप चेक कर लेना, प्रोमिस बाय प्रोमिस यहाँ पे विंटर वेरी करती है। यहाँ ओंटारियो में इतनी ज़्यादा विंटर हार्श नहीं होती बट एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंस, बट एज़ कम्पेयर टू इंडिया हाँ यहाँ पे बहुत ठंड होती है। और -15 और मैं तो कहूँगा कि -20 का आप जैकेट लाओ, अच्छा क्वालिटी का लाओ, तो आपको काम आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके आप नया सा विंटर जैकेट लो या फिर विंटर शूज़ भी लो। मैं विंटर शूज़ भी मैंने डीकैथलॉन से ही मंगवाए थे, वो अभी भी चल रहे हैं, वो इतने अच्छे तरीके से चल रहे हैं कि जैसे कि यहीं से लिए हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। सो आप मेक श्योर करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप विंटर अगर आपको क्लोथ्स लाने पड़े सो आप ला सकते हो, बट जो दूसरे अदर क्लोथ्स है उसमें आप ज़्यादा ना लाओ, क्योंकि वो ऑलरेडी वेट इतना ज़्यादा हो चुका होगा कि आपको दूसरी जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जैसे कि कोई स्टार्टिंग में आपको खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें हो गई या फिर कोई स्नैक्स हो गए या फिर और भी अदर दूसरी कोई चीज़ हो गई, वो चीज़ आप नहीं डाल पाओगे अगर आप ज़्यादा क्लोथ्स लेके आते हो तो। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड। ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी अगर आपको इंडिया में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है। मैं 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 व्हीलर की मैं बात नहीं कर रहा, टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ पे 2 व्हीलर बहुत कम चल रही, ऑलमोस्ट 0% कह लो कि यहाँ पे 2 व्हीलर्स चलती ही नहीं है। ओनली समर टाइम्स में जो 2-3 महीने का टाइम होता है उसमें ही आपको
वेरी रेयर केस में आपको टू व्हीलर दिख जाएगी, बाइक दिख जाएगी। तो यहाँ पे मैं कार की बात करूँ, अगर आपको इंडिया में कार का एक्सपीरियंस है, ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो फॉर श्योर वो एक्सपीरियंस आप लिखवा के लाओ, वो ड्राइविंग लाइसेंस आप ले कर आओ। और यहाँ आने के बाद आप एनी हाउ कुछ भी मैनेज करके आप एक कार ले लेते हो, तो वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बहुत काम आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे तो आपको जीवन देना पड़ता है। जीवन कह लो कि यहाँ का जो लर्निंग लाइसेंस है वो कहते हैं जीवन। सो जीवन के बाद आपको 8 मंथ्स का वेट करना होता है टू गेट द जीव, जिसके बेस पे आप गाड़ी चला सको, आप कार ले सको। और G2 के बाद आता है G, और वो G तो बहुत देर की बात है, बट G2 पे आप कार चला सकते हो। सो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, उसका एक्सपीरियंस हुआ, तो वो आप लिखवा के ला सकते हो। और यहाँ पे डायरेक्टली आपको जीवन देना होता है, और जीवन के इमीडिएटली यानी कि 15-20 दिन या फिर ऐसा कुछ बहुत शॉर्ट टाइम होता है, उसके अंदर ही आप G2 दे सकते हो। डायरेक्टली G देना पड़ता है अगर आपका एक्सपीरियंस उस बेसिस पे हुआ तो। सो G पर भी आप कार तो चला ही सकते हो, वो थोड़ा सा G2 का एडवांस लेवल हो गया। और एनी हाउ अगर आप मैनेज कर लेते हो कि आपने कार ले ली, तो कार आपके पास होगी तो जितनी भी जॉब्स है, जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाएगी इफ़ यू आर हैविंग द कार। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एक चीज़ ऐसी बताने वाला हूँ, इसका जो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का, वो है कि वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। और मैं मेरा खुद का भी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगा। सो चीज़ ये है कि आपकी होम कंट्री और कनाडा की जो कन्वर्जन रेट है, यानी कि जो जैसे कि मेरा एग्जांपल ले लूँ कि INR वहाँ पे चलता है और यहाँ पे कैट चलता है। सो जब भी आप वहाँ इंडिया से कनाडा आते हो, तो स्टार्टिंग में लोग कहते हैं कि आप वो चीज़ जो है वो कन्वर्जन रेट ना लगाओ, वहाँ की जो कॉस्ट है, यहाँ की कॉस्ट है, बहुत डिफ़र करती है। और वो कन्वर्जन रेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह लूँ कि यहाँ जो नॉर्मल जो ब्रेड मिलती है वो $2.50 की मिलती है। यानी कि अगर आप करंट जो कन्वर्जन रेट है वो है 60 रुपीज़ फॉर $1। सो अगर आप कन्वर्जन रेट लगाओ 2.50 का, तो वो होता है नियर अबाउट $150। 60 पॉइंट समथिंग चल रहा है, तो 150 रुपीज़ हो गए एक ब्रेड के। अगर आप 2.50 की एक ब्रेड लेते हो, तो आप माइंड में ये सोचते हैं कि इंडिया में अगर मैं होता तो 150 रुपीज़ की मैं क्यों ही ब्रेड लेता। सो लोग कहते हैं कि ये कन्वर्जन नहीं लगाना चाहिए। मेरा भी मानना है कि ये कन्वर्जन नहीं लगाना चाहिए, बट अगर आप आते हो तो स्टार्टिंग में मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा कन्वर्जन लगा के आप चीज़ें पिक कर सकते हो, ताकि आपको यहाँ पे समझ आए कि यहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी इतनी महंगी है। आप अगर आपने स्टार्टिंग में ऐसा सोच लिया कि चलो $2.50 या कि 2.5 रुपीज़ ही हो गए, तो मैं ये ब्रेड ले लेता हूँ, या फिर ये जस्ट एग्जांपल है, दूसरी भी कोई चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ईच एंड एवरी चीज़ बहुत कम, यानी कि $10 है, $12 है, ऐसी इतने डॉलर्स में ही भी आपको खाने या फिर कोई और भी चीज़ें मिल सकती है। सो तब आप माइंड में सोचोगे कि ये जो चीज़ है वो $10 की या फिर $15 है, ये तो बहुत ही चीप है। बट नहीं, मेरा ये मानना है कि आप कन्वर्जन स्टार्टिंग में लगाओ, ताकि आपको चीज़ें पता चले कि कितनी महंगी है, फिर क्या चीज़ है। और तभी ही आप लॉन्ग टर्म में आपको एक बेनिफिट होगा कि आप पैसे सेव करने में, डॉलर सेव करने में आपको ये चीज़ बहुत काम आएगी। सो मेरा मानना ये है कि स्टार्टिंग में ये कन्वर्जन लगाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक बेनिफिट बहुत होगा कि स्टार्टिंग में आप पैसे, हाँ, जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो उसके ऊपर खर्चा करना या फिर वो चीज़ें ले लेना, इट्स वेरी नॉर्मल, वो ले लेना चाहिए। उसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। बट अगर आप दूसरी, जैसे कि फिजूल की कोई भी चीज़ हो, फॉर एन एग्जांपल कोई भी XYZ चीज़ है जो $10 में मिल रही है और वो आपके लिए इतनी एसेंशियल नहीं है, वो आपके रूटीन में इतने काम आने वाले नहीं हैं, बट फिर भी आप अगर स्टार्टिंग में आपने कन्वर्जन नहीं लगाया, तो आप सोचोगे कि $10 ही मैं स्पेंड कर देता हूँ। ऐसे करते करते आप बहुत स्पेंड कर दो कि आपको, अगर आपने उसका हिसाब नहीं रखा, तो आप जब इन दी मंथ एंड आप जब हिसाब करने बैठोगे, तब आपको पता चलेगा कि मिसलेनियस खर्चा जो है आपका, एक्चुअल जो खर्चा है, जहाँ पे आपको खर्चा करना चाहिए, जिस चीज़ों पे आपको एक्सपेंस करना चाहिए, वो चीज़ें आपने ना करके मिसलेनियस खर्चा आपका बढ़ गया। वो चीज़ हो सकती है, स्टार्टिंग में भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसीलिए मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि स्टार्टिंग में आओ तो ये कन्वर्जन रेट लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई जजमेंट वाली बात नहीं है। सो ये हो गई 6 ऐसी चीज़ें जो कि आपको कनाडा आने से पहले या फिर कनाडा आने के बाद आपको बहुत काम आएगी, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में। सो आई होप कि ये वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। और अगेन मैं कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को।
सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय, टेक केयर। एंड सपनों का काम है टूटना, आप सपने देखो तो सही। पीस।